नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत टेस्ट नंबर 4 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास इतिहास ग्रंथ पर आधारित है। लगातार हम मूल किताबों के माध्यम से प्रश्न के रूप में आप सभी के सामने रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, आपके पास पाठ्यक्रम होगा, उनसे संबंधित किताबें होंगी, नोट्स होंगे, लेकिन मूल किताबों के आधार पर किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, ये सभी प्रश्न पूरक प्रश्नोत्तरी के तौर पर आप रख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आज जिन भी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, वो सभी आगामी यूजीसी नेट यूनिट 2 और यूनिट 4 के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हमने आज हिंदी नवजागरण और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्नों को रखा है। यूनिट 4 के अंतर्गत वैचारिक पृष्ठभूमि आप सभी को पढ़ना है, जिसमें भारतेंदु और द्विवेदी युग से संबंधित प्रमुख साहित्यकारों, संस्थाओं, पत्र पत्रिकाओं को हमें ध्यान में रखना होता है। तो उसी पर आधारित आज की प्रश्नोत्तरी है। निश्चित तौर पर आप सभी को अच्छी लगेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आज का आप देख रहे हैं, पूछा जा रहा है, हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा संस्कृति की वास्तविक प्रतिनिधि है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। विकल्पों पर आप अपना ध्यान जरूर रखिए। प्रश्न के मुताबिक अगर हम भारतवर्ष की संश्लिष्ट संस्कृति भाषा संस्कृति की वास्तविक प्रतिनिधि के तौर पर माने तो वो हिंदी हो सकती है। ये किसका विचार है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस बात को कहा है जब हम आधुनिक काल पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र। तो पुनर्जागरण, जैसा कि आप जानते हैं, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण और द्विवेदी युग को सुधार काल या फिर जागरण काल के नाम से जाना जाता है। तो उसी के पैटर्न पर आप देख रहे हैं कि एक कथन यहाँ पर बनाया गया है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह किसका कथन है? विकल्प पे आप जरूर ध्यान रख रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह मानना है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ऐसे कथन प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि कभी न कभी आपको प्रश्न पत्र में यह प्रश्न दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं स्थापनाओं का सही अनुक्रम है? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान। सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही कूट का हमें चयन करना है और जैसे ही मैंने तमाम घटनाओं स्थापनाओं का नाम लिया, आपके दिमाग में उनके प्रकाशन वर्ष या फिर वो घटनाएं जिस वर्ष घटी हुई हैं वो सभी आने लगा होगा। तो आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875 और विवेकानंद ने जो व्याख्यान दिया था 1893 ईस्वी। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 2 3 4 सभी एकदम से क्रम में ही यहाँ पर हमने रखा हुआ है। अब देखने में प्रश्न बड़ा आसान लगने लगा होगा, लेकिन इस प्रश्न में आप देखेंगे कई प्रश्न शामिल हैं। कम से कम 4 क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। कभी कभी वन लाइनर में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक बदलते हुए पैटर्न में आजकल इसी तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या रहा कि आप ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और विवेकानंद के व्याख्यान को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि वे कब व्याख्यान दिए हुए थे और सभी संस्थाएं कब स्थापित हुई थी। अब एक पॉइंट और जोड़ लेना चाहिए कि इन सभी समाजों का, खासतौर से ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज को स्थापित किसने किया था? तो आपके दिमाग में आ गया होगा, हमने स्पेस छोड़कर रखा हुआ। अगला प्रश्न है, इस प्रकार अनेकेश्वरवाद, द्वैतवाद आदि में से होते हुए इस अद्वैतवाद की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र इससे आगे नहीं जा सकता, यही सारे विज्ञानों का चरम लक्ष्य है। यह किसका कथन है? आप देखेंगे कि हमारे भारतीय दर्शन में वादों
को लेकर काफी डिस्कशन हुआ रहा है, विचार विमर्श हुआ रहा है। तो कहा गया कि धर्मशास्त्र इससे आगे नहीं जा सकता, यही सारे विज्ञानों का चरम लक्ष्य है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी है। विवेकानंद जब शिकागो सम्मेलन में भाषण दे रहे थे तो इसी बात को उन्होंने कहा हुआ था। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तदीय समाज जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी, किसने की थी? तदीय समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन दिया गया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम मोहन राय। तो तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? आपको ध्यान में रखना है कि ये स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। 1873 ईस्वी हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ईयर रहा है। इसमें एक प्रश्न और आता है कि हिंदी नए चाल में ढली, यह भी कई बार पूछा जाता है। वो 1873, उसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार के लिए भारतेंदु ने प्रतिज्ञा पत्र कवि वचन सुधा में कब निकाला था? 1868, 1873, 1874, 1883। तो स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार के लिए भारतेंदु ने प्रतिज्ञा पत्र में कवि वचन सुधा में यह कब आग्रह किया था कि स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार किया जाए? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। सन 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में भारतेंदु ने कवि वचन सुधा में स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र निकाला था। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का जागरण हिंदू पुनरुत्थान नहीं है, किसका कथन है? बहुत महत्वपूर्ण कथन कि भारतेंदु युग का जागरण हिंदू पुनरुत्थान नहीं है। अगर कहा जाए कि भारतेंदु युग में जो जागरण की या फिर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई थी वो हिंदू पुनरुत्थान था, तो वो नहीं है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि भारतेंदु युग का जागरण, जिसको कि हम पुनर्जागरण कहते हैं, आप देखेंगे जागरण शब्द हिंदी साहित्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब आप भक्ति काल पढ़ेंगे तो वहां पर लोक जागरण की बात की जाती है। जब आप भारतेंदु युग पढ़ेंगे तो वहां पर पुनर्जागरण की बात की जाती है। जब आप आएंगे द्विवेदी युग में तो उसको सिर्फ जागरण की बात की जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जागरण का प्रयोग अलग अलग निराला ने भी अपनी कविताओं में खूब किया हुआ है। तो भारतेंदु युग का जागरण हिंदू पुनरुत्थान नहीं है, यह कथन किसका था? रामस्वरूप चतुर्वेदी का था। अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के लेखक हैं। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, आप देख रहे हैं कि इस पुस्तक का नाम यूं ही नहीं पड़ा है, बल्कि जब भारतेंदु युग की शुरुआत होती है उस समय हिंदी भाषा भी लड़खड़ाती हुई अपनी जगह बना रही थी, अपने आधार की तलाश कर रही थी। तो इसलिए रामविलास शर्मा को एक पुस्तक लिखनी पड़ी, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने बलिया में अपना प्रसिद्ध व्याख्यान किस वर्ष दिया था? आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में बलिया व्याख्यान काफी फेमस रहा है, मशहूर रहा है, और वहां पर एक मेला लगा करता था, ददरी मेला। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे वो जानते भी होंगे जो बलिया के आसपास के होंगे। वहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने व्याख्यान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने व्याख्यान कब दिया था? ऑप्शन दिया गया 1868, 1873, 1874, 1884 ईस्वी। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी है। सन 1884 ईस्वी में भारतेंदु ने बलिया में अपना प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था, और शायद ये उनका अंतिम व्याख्यान बनकर रह गया, जो कि 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र इस दुनिया को अलविदा कर गए। तो इस तरीके से इस घटना को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। अगर ये प्रश्न के रूप में आ जाएगा तो एक अच्छा खासा प्रश्न हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं विकल्पों को हमने यूं ही नहीं रखा हुआ है। 1868 काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप जानते हैं कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और हिंदी नए चाल में ढली, 1874 ईस्वी में बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन इत्यादि जो हुआ,
और 1884 ईस्वी में आप देख रहे हैं कि बलिया में व्याख्यान हुआ। तो विकल्पों को भी आप अपनी नजर में जरूर दौड़ाइए। कितनी भी आप व्याख्यात्मक किताबें पढ़ लेंगे, तमाम चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन खुद से अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर आपका कंफ्यूजन लगातार बना रहेगा। तो इसलिए विकल्पों पर काफी फोकस कीजिए। हम जानबूझकर विकल्पों को उसी तरीके से रखते हैं ताकि आप एक प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्नों को समझ पाएं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने नाटक शीर्षक से एक लंबा निबंध किस वर्ष लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक नाम से एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। वो किस वर्ष लिखी? एक तरीके से आप देखेंगे कि शुरुआत में जो निबंध थे उसमें कहीं न कहीं आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी रखा जाता था। तो ये कब लिखा गया था? 1873 में, 1874, 1883, 1884 ईस्वी में। इसका जो सही जवाब है सन 1883 ईस्वी में भारतेंदु ने नाटक नाम से, वैसे तो आप देखेंगे कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नाम से एक किताब लिखी जो कहने के लिए नाट्य शास्त्र, लेकिन उसमें पूरे काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, काव्य दोष, रस के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। भारतेंदु ने भी नाटक पर चर्चा करते हुए उसके कुल 5 तत्वों के बारे में भी बात की है। हमने कई बार इस चैनल पर उसकी चर्चा की है। जो पुराने विद्यार्थी होंगे उनको तुरंत याद आ गया होगा। नयों के लिए भी वीडियोज उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट्री सेक्शन में क्वेश्चन भी डाल दूंगा। तो भारतेंदु ने नाटक शीर्षक नाम से एक लंबा निबंध सन 1883 ईस्वी में लिखा, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। वैसे आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटकों को लिखा हुआ है। ये भी कई बार तथ्यात्मक रूप में सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम नित नया नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी है। देखें लास्ट नाइट कब होती है? इसका कथन है। ये बात नाटक में ही उन्होंने, जो नाटक आलोचनात्मक किताब है उसमें लिखी हुई है कि हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम नित नया नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी है। देखें लास्ट नाइट कब होती है? ये लास्ट नाइट, अंतिम रात, आपने एक एकांकी पढ़ी होगी, औरंगजेब की आखिरी रात। ये लास्ट नाइट कब होती है यही देखना है। तो ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, जगमोहन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये कथन है। इसको ध्यान में रखिए। अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो लगेगा कि किस किताब से आया हुआ है। तमाम किताबें आप छान मारेंगे, बाद में पता चलेगा कि हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में से इसको पूछ लिया गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब यह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका कथन है। ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, गणपति चंद्रगुप्त। तो ये कथन है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग शब्दावली यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया है। अवतरण आप जानते हैं कि जो भी ईश्वर इत्यादि होते हैं उनका है, तो पुनर्जागरण का अवतरण हुआ, तब ये माना जा सकता है कि भारतेंदु आधुनिक काल के प्रवर्तक हैं। कई बार तो एग्जामों में आप देखते हैं कि इतना दूर से पूछ लिया जाता है कि आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सही जवाब होता है भारतेंदु। इस बात को किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, अंधाधुंध मचियो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा में अलंकार है। कौन कहता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए हमें व्याकरण पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है कि स्पेशली व्याकरण पर ही वीडियो बनाया जाए। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय आगे पीछे दाएं बाएं जरूर देखिए। बातों ही बातों में आपने विकल्पों को पढ़ लिया होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो लक्षण के आधार पर आप सभी सही जवाब तक पहुंच गए होंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु जानो मनु मानो, जहां पर प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप जरूर ध्यान में रखिए। और ये पंक्ति कई बार प्रासंगिक भी लगती है अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखें। अंधाधुंध मच्यो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। अगला प्रश्न है, बिहार बंधु पत्र का संपादन किसने किया था? तमाम पत्रों का संपादन हुआ, लेकिन स्पेशली एक सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है
कि बिहार बंधु पत्र का संपादन किसने किया था? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, केशव राम भट्ट, सदल मिश्र। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है, केशव राम भट्ट ने बिहार बंधु पत्र का संपादन किया था। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, खासतौर से विद्यार्थी जो बीपीएससी ट्री इत्यादि की तैयारी करना सोच रहे होंगे तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो सकता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु का स्वर सात्विक और वातावरण नैतिक रखने का प्रयास लेखक ने किया है, किसका कथन है? परीक्षा गुरु उपन्यास को ध्यान में रखते हुए लिखा गया कि परीक्षा गुरु का स्वर सात्विक और वातावरण नैतिक रखने का प्रयास लेखक ने किया है, किसका कथन है? रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, गोपाल राय। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह मानना है कि जो लाला श्रीनिवास दास हैं उन्होंने परीक्षा गुरु उपन्यास लिखते हुए सात्विक और वातावरण नैतिक रखने का प्रयास किया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि न चाहते हुए भी यूजीसी नेट के कई यूनिट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा थंबनेल आप देखें तभी उस वीडियो को देखें, उसमें जरूरी है विश्वास का होना। तो प्रिय विद्यार्थियों, विश्वास बना के रखिए। प्रश्न आएंगे तो कहाँ से आएंगे? यहीं सबसे आएंगे। बाकी सारी चीजें तो आप पहले के वीडियो से भी कवर कर सकते हैं। ये पूरक प्रश्नोत्तरी है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। जहां पर आपका दिमाग नहीं जा पा रहा है वहां पर एक शिक्षक आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, और कोशिश क्या है कि जो कुछ पढ़ाया गया है वो आपकी परीक्षाओं में आ जाए। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल की प्रमुख विशेषता है। इसको हमने कम्युनिटी सेक्शन में भी पूछा था और यहाँ पर वही प्रश्न है, यानी कि जब भी कम्युनिटी सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे गुरुदेव कोई ना कोई पुस्तक जरूर पढ़ रहे हैं। भारतेंदु मंडल की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन दिया गया आत्मीयता, अनुशासन, द्वंद्व, जागरण। भारतेंदु मंडल की प्रमुख विशेषता क्या रही है? वो आत्मीयता रही। सही जवाब है ऑप्शन ए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कम्युनिटी सेक्शन में मैंने देखा कि जागरण पर क्लिक किए थे, एक विशेषता के रूप में है, लेकिन भारतेंदु मंडल के लेखकों को अगर आप पढ़ेंगे तो जो जिंदा दिली और आत्मीयता है वो शायद हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में किसी युग में आपको दिखाई पड़ेगी। तो पहले आप आत्मीय होंगे तब आप किसी को जागृत कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आपका अच्छा दोस्त होगा, आपका अच्छा संबंधी होगा, आपसे उससे आत्मीय लगाव होगा, तभी आप जागेंगे। बिना आत्मीय लगाव के जागरण संभव नहीं है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी मंडल की प्रमुख विशेषता है। जिस तरीके से हम भारतेंदु मंडल पढ़ते हैं उसमें तमाम साहित्यकार हैं, उसी तरीके से द्विवेदी मंडल भी है। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ाते हुए आप सभी को संकेतित किया हुआ है कि द्विवेदी मंडल के कौन कौन है और द्विवेदी मंडल के बाहर के कौन कौन है। उम्मीद है कि आप हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ संकलन की किताब जरूर खरीदने का प्रयास कर रहे होंगे। किताब वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली इत्यादि शहरों में मिल रही है, और वहां से आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी थोड़ा सा ज्यादा बुकिंग होने की वजह से आउट ऑफ स्टॉक भी हो जा रहा है। तो ये सब आप सभी का स्नेह। बातों ही बातों में आप द्विवेदी मंडल की प्रमुख विशेषता अपने ध्यान में जरूर रख लिए होंगे कि आत्मीयता, अनुशासन, द्वंद्व या जागरण में से कौन सा है। तो जब भी द्विवेदी युग की बात की जाएगी, द्विवेदी मंडल की बात की जाएगी, तो सबसे पहला जो कोई चीज आएगा वो अनुशासन होगा। वो अनुशासन सिर्फ रचना के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि रचनाकार के दृष्टिकोण से भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो साहित्य को व्याकरणबद्ध करने का प्रयास किया, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो, और साथ में उन्होंने रचनाकारों को भी गाइडेंस दिया कि इस तरीके की रचनाएं लिखनी है। चींटी से लेकर हाथी तक और पर्वत से लेकर पठार तक क्या क्या एक कथन आप लोग जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लोगों को मोटिवेट किया था। ठीक है, तो द्विवेदी मंडल की खास विशेषता क्या रही? अनुशासन। और आपको भी इससे बहुत कुछ सीखना है कि जीवन में अनुशासन और आत्मीयता का कितना बड़ा रोल है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, उदय भानु सिंह। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हमने इसमें जानबूझकर उदय भानु सिंह का भी नाम रखा हुआ है। उसमें उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी युग ऐसे कुछ करके उनकी किताब का नाम है। लेकिन जब भी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की बात आएगी तो आप ध्यान में रखेंगे रामविलास शर्मा। एक चीज आपने देखा कि रामविलास शर्मा ने भारतेंदु पर भी लिखा और रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद
द्विवेदी पर भी लिखा है। तो कितना महत्वपूर्ण इनका काम है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो इस पुस्तक को जरूर ध्यान में रखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, रामविलास शर्मा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब द्विवेदी युग और छायावाद, इन दोनों के बीच का एक जो काल है उसको हम स्वच्छंदतावाद के नाम से जान सकते हैं। वैसे तो डी के पहले सी आता है, लेकिन यहाँ पर डी और सी के बीच का जो है, यानी कि द्विवेदी युग और छायावाद के बीच का जो समय वो है स्वच्छंदतावाद। कुछ द्विवेदी युगीन जो भी कवि रहे वो भी स्वच्छंदतावादी रहे हैं। खासतौर से आपने शुक्ल जी की किताब को पढ़ते हुए उन्होंने श्रीधर पाठक को पहला स्वच्छंदतावादी कवि माना हुआ, लेखक माना। तो उसकी विशेषता क्या रही, वन का महत्व क्या रही नहीं है वो हमें बतलाना है यहाँ पर। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद चित्रण, नारी का भोग्या रूप चित्रण। तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो स्वच्छंदतावाद की नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, देखने में यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लग रहा है, लेकिन अगर आप कहीं इंटरव्यू इत्यादि में गए हुए हैं और अचानक आपके पीएचडी टॉपिक से या फिर इधर उधर से अलग सवाल पूछा गया, अचानक पूछ दिया गया कि स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं बतलाइए, तो कम से कम 3 विशेषताओं को आप जरूर ध्यान में रखिए। हो सकता है कि ये तीनों विशेषताएं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। इस स्वच्छंदतावाद में वन का महत्व यानी प्रकृति के बारे में बात की गई है, प्रकृति पर्यवेक्षण किया गया है, अलग अलग प्रकृति के रूपों को देखा गया है, प्रेम का स्वच्छंद चित्रण किया गया है, ये तीनों विशेषताएं। नारी का भोग्या रूप आप देखेंगे कि वो सब रीतिकाल के दौर में चल रहा था, ठीक इसका जो पूर्ववर्ती कालखंड था भारतेंदु से भी पहले। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। इसी तरीके से प्रश्न निर्मित किए जाते हैं, हमारा प्रयास होता है कि आपको इस तरीके से प्रश्न सामने रखा जाए कि लगे कि आप किताब पढ़ रहे हैं। ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, कहने के लिए इसका फॉर्मेट प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आप धीरे धीरे शनैः शनैः जिसको कहते हैं, आप हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस रचना में ग्राम गीतों का संकलन हुआ है? मिलन, पथिक, कविता कौमुदी, प्रिय प्रवास। वो कौन सी रचना है जिसमें ग्राम गीतों का संकलन किया गया है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, कविता कौमुदी। तो आप देख रहे हैं कि ये किस रचनाकार का है। आप लोगों को जरूर तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, हम किताब पढ़ रहे थे या प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, नोट्स पढ़ रहे थे, तो पढ़ा था कि कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का, जो कि ग्राम गीतों में संकलित है। इसमें ग्राम गीतों का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, उनकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे सीधी सरल भाषा, पौराणिक कथानों का चुनाव, गृहस्थ जीवन की महिमा का आख्यान, व्यापक हिंदू नैतिक मूल्यों का समर्थन और राष्ट्रीय भावधारा की अभिव्यक्ति। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है, हमें बतलाना है कि जिसकी भाषा सीधी सरल हो, अगर उसके साहित्य को हम पढ़ें तो पौराणिक कथानकों का चुनाव किया गया हो, साथ में गृहस्थ जीवन की महिमा को भी रखा गया हो, और हिंदू नैतिक मूल्यों का समर्थन किया गया हो, और साथ में अपने समय तत्कालीन युग को ध्यान में रखते हुए जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा है तो राष्ट्रीय भावधारा भी उसमें अभिव्यक्त हुई। ये बात किसके संदर्भ में है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये बात है। तो मान लीजिए आपसे मैथिली शरण गुप्त के बारे में पूछ लिया जाए कि उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताइए, तो आप देख रहे हैं कि इसी कथन से आप कम से कम 5 हेडिंग्स को तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें? तो देखिए, जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर कथन भी बतलाए जा रहे हैं तो उसमें से कैसे हमें पॉइंट आउट करना है, ये चीज यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। आप बिना मोटी मोटी किताबों को पढ़े हुए अगर ये 5 पॉइंट लिख देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। नंबर कटने का कोई सवाल ही नहीं। उम्मीद है कि आप हमारी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और उसी हिसाब से नोट कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, जिस समय वे कविता लिख रहे थे उस समय हमारे समाज और साहित्य में 2 प्रकार के अभिजात्य प्रचलित थे, एक राजभाषा अंग्रेजी का और दूसरा पारंपरिक धर्म तथा संस्कृति की भाषा संस्कृत का। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन किसके संदर्भ में कि जब वे रचनाएं लिख रहे थे तो 2 चीजें
उस समय चल रही थी। दो शाखाएं थी, पहली थी राजभाषा अंग्रेजी, स्वाधीनता आंदोलन के पहले राजभाषा अंग्रेजी ही थी। दूसरा जो कि लड़ रही थी बेचारी वो थी संस्कृत, या फिर हमारे धर्म तथा संस्कृति की भाषा संस्कृत। तो चतुर्वेदी जी का कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही जवाब है ऑप्शन बी कि जब मैथिली शरण गुप्त लिख रहे थे तो उस समय दो तरीके की चीजें चल रही थी। एक तरफ अंग्रेजी का दबदबा था, दूसरी तरफ जो संस्कृत है उसकी भी धारा आगे बढ़ रही थी। संस्कृत मतलब कि हिंदी को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम के आक्रमण ने मध्यकाल में जिस प्रकार भक्ति भावना को उभारा, आधुनिक काल में अंग्रेजी शासन ने उसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना को। यह कथन किस आलोचक का है? बड़ा ही महत्वपूर्ण एक कथन है। इसके माध्यम से आप एक बार जरूर भक्ति काल में पहुंच जा रहे होंगे कि किसने कहा था इस्लाम के आक्रमण के कारण भक्ति भावना का विकास हुआ या फिर उदय हुआ। तो तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। और कहा गया कि जिस तरीके से इस्लाम के आक्रमण ने मध्यकाल में भक्ति भावना को उभारा, उसी तरीके से आधुनिक काल में अंग्रेजी शासन ने राष्ट्रीयता की भावना को उभारा। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। सभी इसमें राम राम लगे हुए हैं। जब मैं इसको बना रहा था तो बड़ा ही अच्छा लगा कि हिंदी साहित्य में राम नाम के साहित्यकारों का कितना बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, बस थोड़ा सा भटकेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। भटकेंगे कैसे? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी कैसे तुलना कर रहे हैं। इसीलिए जरूरत पड़ती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि इस्लाम के आक्रमण ने मध्यकाल में जिस प्रकार भक्ति भावना को उभारा, ये कहां से जोड़ रहे हैं। यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से दृष्टि पाई हुई है, तुलना की कि जिस तरीके से इस्लाम को बताया जाता है कि उसके वजह से मध्यकाल में भक्ति का उदय हुआ, तो कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में जो राष्ट्रीयता की भावना आई वो अंग्रेजी शासन की वजह से आई। आजकल आप देखते होंगे, आजकल भी मतलब राष्ट्रवाद की बात की जाती है, बहुत सारी चीजें। तो हम अपने मतलब हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना तब आती है जब हम अपने पड़ोसी देशों के प्रति मतलब होते हैं कि वो आंख न दिखा पाए या फिर कुछ हमारे ऊपर नुकसान न पहुंचा पाए, तब उसमें आता है कि राष्ट्र को एक होकर रहना। अंदर तो बहुत सारे संघर्ष चलते हैं। तो आजकल की राष्ट्रीयता और स्वाधीनता आंदोलन के समय की राष्ट्रीयता बड़ी अलग ढंग की थी। स्वाधीनता आंदोलन में जो राष्ट्रीयता जन्मी थी वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ थी। आजकल की राष्ट्रीयता पड़ोसियों के खिलाफ है, अगर मोटे तौर पर हम देखें तो यही चीज है, आपको समझना है। तो हिंदी की प्रासंगिकता अभी बनी हुई है, अगर आप थोड़ा सा इसको प्रासंगिक दृष्टिकोण से देखें तो। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना में न दैन्य है और न पाखंड। प्रबंध काव्य के इतिवृत्त परक रूप को स्वीकार करके उन्होंने पारंपरिक हिंदू पौराणिक गाथाओं को भक्तकालीन कवियों के समानांतर प्रस्तुत किया है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन वही राम वाला पूरा दिया गया है यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रश्न पे गौर करना पड़ेगा कि मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना जो थी उसमें न दीनता थी, यानी दैन्य भाव था, और न ही पाखंड था। आजकल आप देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना को लेकर बड़ा पाखंड भी रचा गया है। इसमें मतलब सर्टिफिकेट दिया जाता है कि कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं है। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के समय जब भारत भारती नाम से रचना मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, जब मैं भारत भारती बोला तो आपके दिमाग में वो सब आ जाना चाहिए, कब प्रकाशित हुआ, कितने खंडों में है, क्या क्या है। अब चूंकि समय को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पर बता सकते, लेकिन संकेत कर सकते हैं, और संकेत सफलता तक पहुंचने का एक सबसे बड़ा रास्ता है। ठीक है, तो कहा गया कि उस समय की जो राष्ट्रीय भावना थी उसमें दीनता नहीं थी, गिड़गिड़ाहटपन नहीं था, और नहीं कोई पाखंड था, दिखावा भी नहीं था। और साथ में द्विवेदी युग की जो खास विशेषता रही है इतिवृत्तात्मकता, उसके रूप को मैथिली शरण गुप्त जरूर फॉलो करते हैं। साथ ही पारंपरिक हिंदू पौराणिक गाथाओं को भी भक्तिकालीन कवियों के समानांतर प्रस्तुत किया है। इसीलिए द्विवेदी युग या आधुनिक काल के तुलसी से मैथिली शरण गुप्त की तुलना की जाती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है डी सही, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है, साकेत में मैथिली शरण गुप्त की भावना कैसी है? साकेत, जैसे ही मैंने साकेत कहा
तो आपके दिमाग में ये सब चीजें आ जानी चाहिए कि कब उसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, साकेत का प्रकाशन कब हुआ और कितना सर्ग है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, साकेत का मूल अर्थ क्या है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक नया प्रश्न आपके सामने है कि साकेत में मैथिली शरण गुप्त की भावना कैसी है, उनके लिखने का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय भावना, विरह भावना, भक्ति भावना, नारी भावना। तो आप देख रहे हैं कि जब साकेत लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश गुलाम था, तो हल्का फुल्का आप इस भावना, सभी भावनाएं इसमें है, अप्रत्यक्ष थोड़ी थोड़ी सभी भावनाएं, लेकिन मुख्य भावना क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भक्ति भावना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, भक्ति भावना को ध्यान में रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र कब लिखी थी? संपत्ति शास्त्र कई बार यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इत्यादि की परीक्षाओं में यह रचना पूछी जा चुकी है। यहाँ पर इसको हमने मोड़ दिया है नया कि कब लिखी गई थी। ऑप्शन दिया गया 1906, 1907, 1908, 1909। लगातार है वर्ष। संपत्ति शास्त्र जो कि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ विषय वस्तु है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नाम से एक निबंध लिखा था या पुस्तक लिखी थी। ठीक, अर्थशास्त्र उसका मेन केंद्र में रहा है। अगला जो प्रश्न है, जैसे तुलसी मूलतः पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं, वैसे ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त दोनों का एक मूल स्रोत राम कथा है, जो भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम गाथा है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुलसी और मैथिली शरण गुप्त दोनों की तुलना की जा रही है और दोनों का आधार क्या है? राम कथा है। यानी रामचरितमानस और साकेत को अगर आप ध्यान में रखें तो उसी से यहाँ पर राम स्वरूप चतुर्वेदी इस चीज को जोड़ रहे हैं। सही जवाब है यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है, बड़ा ही मौलिक और घुमावदार टाइप का प्रश्न, आप इसको जरूर समझ जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त किसकी रचनाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर मधुप उपनाम से पदबद्ध अनुवाद प्रस्तुत करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्यकार कई बार छद्म नामों से या फिर उपनामों से रचनाएं करते रहे, उसमें मैथिली शरण गुप्त भी अछूते नहीं रहे। उन्होंने मधुप नाम से, उपनाम से रचनाएं लिखे और वो रचनाएं पदबद्ध और अनुवाद पर आधारित थी। मैथिली शरण गुप्त को ये प्रेरणा और प्रभाव कहां से ग्रहण हुआ? ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, तुलसीदास, माइकल मधुसूदन। तो किसकी प्रेरणा से उन्होंने ये काम किया, मधुप उपनाम भी रखा? सही जवाब है ऑप्शन डी, माइकल मधुसूदन। आपने इनकी एक रचना मेघनाद वध करके पढ़ी होगी। ठीक है, 1861 ईस्वी में अनुवाद ही किया गया था एक तरीके से देखा जाए तो माइकल मधुसूदन का भी काफी प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर दिखाई देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप ऑब्जेक्टिव केवल पढ़ रहे हैं या फिर सब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को काफी अच्छा लग रहा होगा और लग रहा होगा कि हाँ, प्रश्नों का स्तर भी अच्छा है और इसी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। बाकी तो आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़कर भी सफलता हासिल कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हर एग्जाम में 10 से 15% कुछ नए प्रश्न आते हैं। उन्हीं नए प्रश्नों के प्रयास में हम एक पूरक प्रश्नोत्तरी आपके सामने रख रहे हैं। आप भावनाओं को समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण युग की संश्लिष्ट चेतना के अनुरूप जैसे भारतेंदु का व्यक्तित्व है, वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी का, यह कथन किस आलोचक का है? तो पुनर्जागरण की तुलना करते हुए भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखा गया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि अगर पुनर्जागरण की संश्लिष्ट चेतना को देखें तो भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक समान रूप व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। अगला प्रश्न है, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन तो वही दिए गए हैं, आप अपना दिमाग जरूर दौड़ाइए। अगर आप वस्तुनिष्ठ संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़े होंगे तो तुरंत आप बता देंगे कि सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी जी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद करते हुए लिखते हैं कि जब भी शुद्धता की बात आएगी तब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद करेंगे। कैसी शुद्धता? वो गद्य की शुद्धता। ठीक है, शुद्धता पर बहुत लोग जोर देते हैं,
इसके लिए आप एक फिल्म देखिएगा, चुपके चुपके, जिसमें कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ये लोग हैं। पुरानी फिल्म है, बड़ी ही जबरदस्त फिल्म है, ठीक है। उसमें जीजा जी को बड़ा केंद्र में रखा गया है, आप देखिएगा जरूर। एक दिन हम देख रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। तो उसमें हिंदी की शुद्धता पर बड़ा जोर दिया गया, एक तरीके से व्यंग किया गया, मजाक उड़ाया गया। जरूर देखिएगा, समय मिलेगा, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, समय का अभाव होता है, लेकिन जब मन न लगे तो एक बार देख लीजिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद करते हुए लिखते हैं कि जब भी गद्य की भाषा की शुद्धता की बात आएगी तो हम द्विवेदी जी को याद करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के प्रति छायावादी काव्य ने विद्रोह किया था? यानी छायावाद का जन्म हुआ किस प्रवृत्ति के प्रतिक्रिया में या फिर विद्रोह में? ऑप्शन दिया गया, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय भावना, इतिवृत्तात्मकता, नारी भावना। तो आप सभी को उत्तर बताने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इतिवृत्तात्मकता। हो सकता है कि बहुत सारे जो नए बच्चे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इतिवृत्ति आप बार बार क्या कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पर समझ जाइए। इति मतलब ऐसा ही, ठीक है। वृत्त मतलब कहा गया या फिर चित्रित है, यानी कि जिसको सपाट बयानी के रूप में कहा जाए, ठीक है, उसको हम इतिवृत्त कह सकते हैं, जिसमें कि केंद्र में पौराणिक जो भी कहानियां होती हैं, ऐतिहासिक कहानियां होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, उसको इतिवृत्त कहते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों के बीच में कोई स्टोरी सुनाते हैं, वो क्या है, इतिवृत्त, ठीक है ना, उसी से बना हुआ शब्द है जीवन वृत्त। आप छोटी कक्षाओं में तुलसीदास के जीवन वृत्त पर विचार कीजिए, सूरदास के जीवन वृत्त पर, तो आप अच्छे से विचार करते हैं। आप प्रकाश डालिए, तो कुछ लोग टार्च जलाकर प्रकाश डाल देते हैं। मुझे याद आता है कि एक सवाल पूछा गया था कि गांधी जी के ऊपर निबंध लिखिए, तो एक विद्यार्थी ने गांधी जी के ऐसे करके फिर ऊपर निबंध लिख दिया था और लिख कर बैठा हुआ था। 15 नंबर का क्वेश्चन था और चुपचाप बैठा हुआ था। तो ये प्रश्न समझना भी क्या एक कला है। लेकिन देखिए यहाँ पर इतिवृत्तात्मकता आ गई, तो थोड़ी सी हम बात कर लिए समझाने के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ पर विधागत रूप में नहीं है बल्कि केवल रचना किसकी है। ये पृथ्वी पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी रचना है? जगतधर भट्ट, शिव प्रसाद गुप्त, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी रचना है? खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है, अगर यूपी टीजीटी पीजीटी का आप देखेंगे तो आती रहती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिव प्रसाद गुप्त। जिस तरीके से हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि राम नाम के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, उसी तरीके से शिव प्रसाद नाम से भी कईयों का योगदान रहा है। जैसे शिव प्रसाद सितारे हैं, शिव प्रसाद सिंह, ठीक है ना, और भी हैं शिव प्रसाद गुप्त आप देख रहे हैं। तो शिव प्रसाद को भी ध्यान में रखिए, पहले नाम भी ऐसे ही रखे जाते थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न का रचना काल है। हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? प्रकाशन वर्ष नहीं पूछा गया है, रचना काल की जब लिखी गई थी तो कौन कालखंड चल रहा था? ऑप्शन दिया गया, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद। तो हिंदी नवरत्न आपके दिमाग में आ गया होगा कि कभी लिखा गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विवेदी युग उस समय चल रहा था। सही जवाब है ऑप्शन सी। कविता और कवि और कविता शीर्षक निबंध किसका है? हमेशा ये चर्चा रही है कि कवि का क्या लक्षण होना चाहिए, कविता का क्या लक्षण होना चाहिए, उस पर लगातार लोग चिंतन मनन करते रहते हैं, अभी भी करते हैं। कवि और कविता शीर्षक निबंध किसका है? ऑप्शन दिया गया, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, नंद दुलारे वाजपेयी। सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इन्होंने एक रचना लिखी है, कवि कर्तव्य, ये भी आप ध्यान में रखिए। हालांकि शुक्ल जी ने लिखा है कविता क्या है, ठीक है। तो कविता को लेकर तमाम आलोचकों ने विचार किया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है? कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। यह कथन किस आलोचक का है? यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना करते हुए ये बात किसने लिखी है कि यह कैसा विषय, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय, कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन खाली विषय को ध्यान में रखते हुए मोटी मोटी बातें कह दी जाए, ये ठीक नहीं। उसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसने इस बात को कहा हुआ है। ऑप्शन दिया गया, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, नंद दुलारे वाजपेयी। सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। तो आप देख रहे हैं कि राम स्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हुए हम एक से अधिक आलोचकों के विचारों को देख रहे हैं, इसीलिए हम इस किताब को थोड़ा सा पढ़ाने का प्रयास किए हैं। आगे जो भी प्रमुख रचनाएं खासतौर से यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से, उन पर राम स्वरूप चतुर्वेदी की दृष्टि में महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे। आप सभी साथ बनाए रखिएगा, आपको फायदा होगा।
अगला प्रश्न है कि आधुनिक साहित्य किसकी पुस्तक है? आधुनिक साहित्य किसकी पुस्तक है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, नंद दुलारे वाजपेयी। सही जवाब है ऑप्शन डी, नंद दुलारे वाजपेयी ने आधुनिक साहित्य नाम से पुस्तक लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व इतिहास की शक्तियों ने कदाचित पहली बार रखा था और पहली ही बार द्विवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व के सफल निर्वाह का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत किया है। यह कथन किस आलोचक का है? यानी कि ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा जा रहा है और किसका है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, नंद दुलारे वाजपेयी। सही जवाब है ऑप्शन डी, नंद दुलारे वाजपेयी ने ऊपर जो पुस्तक हमने बतलाई आधुनिक साहित्य, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि अगर साहित्य के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व, ये देखिए शब्द कितना महत्वपूर्ण है, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मिलना काफी एक होता है, ऐतिहासिक होता है। और जब द्विवेदी जी को ये उत्तरदायित्व मिला तो उत्तरदायित्व मिलने के बाद सफल निर्वहन करना सबसे बड़ी बात होती है। द्विवेदी जी ने किया तो इनको क्या उत्तरदायित्व मिला? एक तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और दूसरा गद्य को व्यवस्थित किया, व्याकरण के नियमों से इसको जोड़ा और कविता को भी ठीक ठाक परिवेश तक पहुंचाया। ये सभी योगदान रहे। ये मानना है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त, इसका कथन है। ये भी प्रश्न आप देखेंगे परीक्षाओं में खूब घूम फिर कर आता है और हर इतिहास ग्रंथ में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर कंफर्म एकदम करना है कि ये किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी बाल मुकुंद गुप्त का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की दृष्टिकोण से आप इसको ध्यान में रखें, उन्हीं का कथन है। और बाल मुकुंद गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच एक शब्द को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ था, यानी कि बहस भी हुई थी। आपस में टकराते थे लेकिन एक दूसरे की प्रशंसा भी करते थे। ये भी गुण हम सभी को सीखना चाहिए। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। और बाल मुकुंद गुप्त की जब भी बात आती है तो शिव शंभू के चिट्ठे, लॉर्ड कर्जन इत्यादि आप जरूर ध्यान में रखिए। हास्य व्यंग, भारत मित्र, ये सब पत्र आप जरूर ध्यान में रखिए, ये सब पूछा जाता रहा है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण का वेदांती चिंतन और उसके दृप्त प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद तथा स्वामी राम तीर्थ का व्यक्तित्व उनके निबंधों में अभिव्यक्त हुआ है। सीधे सादे मजदूर जीवन की महिमा का बखान और प्रकृति का सहज सरल सौंदर्य पूर्ण सिंह के लेखन की मुख्य वस्तु है। यह कथन किस आलोचक का है? तो प्रश्न में ही बतला दिया गया कि ये पूर्ण सिंह के बारे में बात कही जा रही है कि अगर हम देखें पूर्ण सिंह के निबंधों में तो पुनर्जागरण का वेदांती चिंतन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ इत्यादि का प्रभाव दिखलाई पड़ता है और साथ में मजदूर जीवन की महिमा का बखान और प्रकृति का सहज सरल सौंदर्य भी दिखलाई देता है। तो आप निबंध पढ़ते होंगे, ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं पूर्ण सिंह, ठीक है। तो ये कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। विकल्पों में रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी इत्यादि का नाम था, राम स्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, आप पूरा नाम ध्यान में रखिए। रत्नाकर जी का गंगावतरण और समालोचना दर्श किस छंद में? ऑप्शन दिया गया दोहा, चौपाई, कवित, रोला। तो स्पेशली इन रचनाओं के छंदों के बारे में राम स्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ में जिक्र किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, रोला छंद में। और रोला भी आप देखेंगे कि एक तरीके से मिश्रित छंद है, इसमें दो छंदों का समावेश है, आप जरूर ध्यान में रखिए इसको। तो गंगावतरण और समालोचना दर्श जो रचनाएं हैं रोला छंदों में। इसी तरीके से भक्ति काल में एक खास रचना है, मैं आधा ही लिखूंगा, ठीक है, आप उसको जरूर ध्यान में रखिए, वो भी इसी छंद में लिखी गई है। किसकी रचना है आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर, शिव कुमार सिंह। तो काशी नागरी प्रचारणी की जब भी बात आएगी आपके दिमाग में उसकी जो स्थापना साल है, वर्ष है, उसको ध्यान में रखिए। और कौन कौन लोग शामिल थे? 3 लोग इसमें शामिल थे, कौन नहीं है ये हमें बतलाना है। सही जवाब है ऑप्शन ए। आप ध्यान रखिए कि रामचंद्र शुक्ल नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं माने जाते हैं। श्याम सुंदर दास का नाम लिया जाता है, राम नारायण मिश्र का नाम लिया जाता है और ठाकुर शिव कुमार सिंह का नाम लिया जाता है।
और अभी कभी आपको मौका मिले तो काशी नागरी प्रसारणी काशी जरूर जाइए और उसकी वर्तमान स्थिति को देखिए। हो सकता है कि श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह की आपको छाया प्रतियां, फोटोग्राफ इत्यादि मिल जाए वहां पर देखने के लिए। ठीक, तो जरूर ध्यान में रखें कि रामचंद्र शुक्ल इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रसारणी सभा में काम करने वालों की दृष्टि से असत्य है कि नागरी प्रसारणी सभा से कौन लोग जुड़े हुए थे? कोशकार रामचंद्र वर्मा, इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल, वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु, संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो काशी नागरी प्रसारणी में कौन लोग थे जो काम नहीं किए थे? तो वो सही जवाब है ऑप्शन डी, संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी का कभी भी काशी नागरी प्रसारणी से नाम नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल स्थापना में नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में वो काशी नागरी प्रसारणी सभा से प्रकाशित हुआ था, इसीलिए यहाँ पर इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल नाम दिया गया है। फिर कोशकार रामचंद्र वर्मा, कोश की बात की जाए, डिक्शनरी की बात की जाए तो रामचंद्र वर्मा को आप जरूर ध्यान में रखिए। तो देखिए यहाँ पर सुमेलित टाइप का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था, हमने सामान्य क्वेश्चन बनाया है, लेकिन बहुत कुछ छिपा हुआ है इसमें। कोशकार के रूप में रामचंद्र वर्मा, इतिहासकार के रूप में रामचंद्र शुक्ल, और जब भी व्याकरण की बात की जाएगी तो कामता प्रसाद गुरु का नाम लिया जाएगा, जिन्होंने हिंदी व्याकरण नाम से पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, तो आप देखें कि जिस तरीके से रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास में, इतिहास ग्रंथों में नाम है, उसी तरीके से हिंदी व्याकरण की जब भी बात करेंगे तो कामता प्रसाद गुरु को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और मेरी कोशिश रहेगी कभी कि कामता प्रसाद गुरु पर भी चर्चा करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि इन प्रश्नों के बहाने आप सभी ने अपना रिवीजन किया होगा और कई नए प्रश्नों को देखा होगा, और साथ में आपको पढ़ने में भी रुचि आई होगी, आनंद आया होगा। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, और चैनल से आप लोग लगातार बने रहिए। जरूर अपने कीमती समय को देखते हुए निकाल कर 1 घंटा इस चैनल को जरूर दीजिए, आपको कुछ न कुछ यहाँ से मिलेगा ही। हमारा जो उद्देश्य, हमारी जो भावना है कि कोशिश है कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अपने विद्यार्थियों के बीच में अपनी बातों को रखें। क्योंकि हमने संघर्ष किया, तो हम चाहते हैं कि उस संघर्ष के माध्यम से जो संघर्षरत हैं उन विद्यार्थियों को सफलता तक पहुंचाया जाए। तो उम्मीद है कि हमारा साथ आप सभी को अच्छा लगता होगा। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।